वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम, जो कि हिस्ट्री की बुक आती है, जो कि अब सभी को पता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है सभी एग्ज़ाम में। तो आज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से। स्पेक्ट्रम को हम लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में ही देखेंगे, लेकिन वन लाइनर होगा, ठीक है, जो याद करने में आपको आसान होगा। प्लस अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो कंटिन्यू मैं कर सकूँगी, इसको रख सकूँगी और पूरे चैप्टर एक वे टू जेड स्पेक्ट्रम का कंप्लीट होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इसमें हम लोग स्पेक्ट्रम से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी नए क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई सजेशन हो तो आप फ्री है वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर लिख के भेजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर हम ऑफकोर्स हम लोग वो जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से, ठीक है। यूरोपियन कंपनी का आगमन से हम लोग देखेंगे। ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे जो आपको हर बुक में मिल जाता है और जो रटा हुआ है, फिर भी कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए, केप ऑफ गुड होप होकर वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 17 मई 1498 को, ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो ये अफ्रीका के दक्षिण सिरे पे है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। अरब ने 7वीं शताब्दी में किस पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी मिस्र यानी इजिप्ट पे और पर्सिया पे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि प्राचीन भारत में जब ये भी हम लोग का यूरोपियन से पहले, यूरोपीय लोग के आने से पहले भी व्यापार चलता था, तो भारत का तो अरब व्यापारी आते थे, तो उनका वो किस पे ये विजय प्राप्त किए थे? मिस्र यानी इजिप्ट पे और पर्सिया पे। पहले इन्हीं लोग का कब्जा था, ठीक है, व्यापार पे इन्हीं लोग का मोनोपोली चलता था। 1487 में कौन बुल्गारी व्यक्ति अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर पहुंचा जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया? तो ये कौन पहुंचा था? बार्थोलोमियो दियाज, ठीक है, बार्थोलोमियो दियाज, इसका नाम याद रखिएगा। ये आपका जो ये है वास्को डी गामा, उससे पहले ये केप ऑफ गुड होप पहुंच चुका था, लेकिन भारत तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है, उससे लगभग 10 साल पहले। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? तो ये की थी किस पुर्तगाली ने की थी? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और ये सेकंड पुर्तगाली था जो कि आपका भारत आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, आपका स्पेक्ट्रम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो दूसरी बार कब आया था? 1502 में, ठीक है। पहला आया 1498, दूसरा आया 1502, दूसरा लगा दूसरा, ठीक है। फिटोरिया क्या है? देखिए, आपसे कई बार ऐसे टर्म्स पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूपीएससी एग्ज़ाम में। फिटोरिया क्या है? तो ये एक व्यापारिक स्थल है या अड्डा कह सकते हैं, जहाँ से नौसैनिक बेरों को सहायता प्रदान की जाती थी, ठीक है। नौसैनिक जो जहाज़ वगैरह जो होते थे उसको सहायता प्रदान की जाती थी, उसको क्या कहते थे? फिटोरिया कहते थे उस जगह को। पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो पहला किला कहाँ बनाया था? ये कोचीन के मलाबार क्षेत्र में बनाया था, ठीक है, कोचीन के मलाबार क्षेत्र में। मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को किस समुद्र युद्ध में हराया था? तो ये चौल का युद्ध में हराया था, ठीक है। ये सब सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा कोशिश करिएगा कि वीडियो देखें। मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को किस समुद्री युद्ध में हराया था? तो ये चौल का युद्ध, याद रखिएगा, चौल का युद्ध है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, चौल का युद्ध में हराया था। नेक्स्ट देखते हैं, चौल का युद्ध में कौन मारा गया था? तो ये मारा गया था रोरंको दी अल्मेडा। और ये कौन था? तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो था पुर्तगाली वायसराय या पुर्तगाली गवर्नर बोलिए, उसका ये बेटा था, ठीक है। यही चौल का युद्ध में मारा गया था, रोरंको दी अल्मेडा। द्वितीय चौल युद्ध किसे कहते हैं? सेकंड चौल युद्ध किसे कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? दीव का युद्ध जो हुआ था 1509 में, उसको द्वितीय चौल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कार्तेज व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। कार्तेज व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी?
तो ये थी फ्रांसिस्को दी अल्मेदा ये लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि पुर्तगाली था। इसके द्वारा क्या किया था, हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करने का इसका लक्ष्य था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी के था कि मतलब इसी का ही ये रहे, प्रभुत्व रहे, उसी का ही बात माना जाए, कैसे व्यापार होगा वहाँ से, कैसे कौन जहाज आएंगे कौन नहीं आएंगे, इस टाइप से। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेदा के बाद पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था, तो ये बना था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेदा के बाद पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था, तो ये बना था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में किसने निर्णायक भूमिका निभाई, तो ये निभाई थी अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, ये सेकंड गवर्नर था आपका पुर्तगाली गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भेजे गए जहाजी बेरों को अल्बुकर्क ने 1509 में पराजित कर द्वीप पर अधिकार किया था, तो ये किया था मिस्र के शासक ममलुक। ठीक है, मिस्र के शासक ममलुक था, उसके द्वारा जो भेजा गया था जहाजी बेरा, उसको अल्बुकर्क ने 1509 में पराजित कर दिया था और द्वीप पर, जो दमन द्वीप अभी आज सुनते हैं आप, द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा कब छीना था, तो ये छीना था 1510 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तो एकदम मतलब रटा हुआ आना चाहिए। ठीक है, अलेक्जेंडर के समय के बाद पहला भारतीय क्षेत्र कौन था जो यूरोपियों के अधीन आया, तो ये था गोवा। ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र कौन था जो यूरोपियों के अधीन आया, तो ये था गोवा। किस पुर्तगाली ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, तो ये नीति कौन लाया था, अल्बुकर्क लाया था। ठीक है, हिंदुओं के साथ विवाह की नीति लाया था अल्बुकर्क, ताकि यहाँ पे इजी रहे उन लोग को अपना व्यापार फैलाने के लिए, बस्ती खरीदने में। 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के कौन से द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की थी, तो ये थे सांचुआन। ठीक है, कौन सी द्वीप था चीन का, क्योंकि अक्सर हम लोग चीन का मतलब 2-3 गिना चुना द्वीप है उसके नाम जानते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के कौन से द्वीप पर बस्ती बसाई, सांचुआन। ठीक है, किसने पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा किया, कोचीन से गोवा मुख्यालय कौन ले गया, पुर्तगाली सरकार, नुनो दा कुन्हा। ठीक है, निनो दा कुन्हा जो वायसराय था पुर्तगाली, वो क्या किया, कोचीन से गोवा ले गया। ठीक है, गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में पुर्तगालियों को कौन सी द्वीप सौंपी थी, तो ये सौंपी थी बेसिन द्वीप। ठीक है, बेसिन द्वीप सौंपी थी। भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को पुर्तगाली रूस से बचाने के लिए गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, इसे कार्तेज व्यवस्था कहते थे। ठीक है, भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को पुर्तगाली लूट से बचाने के लिए गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, इसे क्या कहते थे, कार्तेज व्यवस्था। किस मुगल बादशाह पर सिंहासन के आसपास बप्तिस्टा, दाता जॉन और अन्य संतोषाई धर्म की पेंटिंग से घिरा था, तो ये था जहांगीर। देखिए पेंटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली बीपीएससी वगैरह में। तो अक्सर लोग हुमायूं, अकबर और जहांगीर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ईसाई धर्म से रिलेटेड बाप्टिस्टा, दाता जॉन और अन्य संत की जो पेंटिंग्स लगाया जाता था, तो कौन रहता था, जहांगीर। पुर्तगालियों का नियंत्रण क्षेत्र था उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ। ठीक है, ये सब पुर्तगाली के नियंत्रण में था। डकैती और लूटमार को किसने अपनी नीति बनाया था, तो ये पुर्तगालियों ने था। क्या करता था, जो भी यूरोपियन का जो यूरोपियन ये था कंट्री था, वो लोग का जो भी जिसका भी जहाज आता था सामान से लदा हुआ, तो ये लोग क्या करते थे, समुद्र में ही डकैती वगैरह शुरू कर देते थे, लूटमार कर देते थे और उन लोग को सामान को जब्त कर लेते थे, कि ताकि बस इन्हीं लोग का व्यापार हो सके। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। ये कथन किसका, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कौन सा कथन किसने कहा, तो पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार लिया था और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर आया भारत में। कौन कहा था, तो ये कहा था उसी का गवर्नर कहा था, अल्फांसो दी सूजा। ठीक है, अल्फांसो दी सूजा भारत में पुर्तगाली गवर्नर था 1542 से 45 तक। ठीक है।